हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि एलन के मॉड्यूल का सॉल्यूशन होगा नेट डिवीजन का। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है, 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m, 2m, 3m एंड 4m आर केप्ट इन सीक्वेंस at the corners of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square will be. सबसे पहले बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे मास रखा हुआ है m, 2m, 3m, 4m। स्क्वायर का साइड ए है तो डायगोनल हो जाएगा √2a, √2a डायगोनल हो जाएगा, और इसका हाफ डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा a/√2। देखो, √2a हो जाएगा पूरा लेंथ, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो √2 से √2 टाइम्स a/√2, तो a/√2 जो है ये डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का। अब देखते हैं इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, इस मास को ये m अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये 2m अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये 3m अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये 4m जो है ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले इन फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें, इसका नाम दे दे अगर F1, ये है F1, ये F2, ये F3 और ये F4। तो ये F1 कितना लगेगा, G m यानी m² अपॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस है a/√2 यानी a² और √2 का स्क्वायर 2। इधर की बात करें, इधर जो F2 ये G m इंटू 2m यानी G m² इंटू 2 ऑलरेडी रहेगा ना 2 अपॉन नीचे में a² और √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 2 जो कि 4 हो जाएगा। इसी तरीके से F3 का अगर वैल्यू देखें तो ये G m², ये m इंटू 3m तो 3 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 6gm² अपॉन a²। और इस डायरेक्शन में देखें ये F4 तो ये हो जाएगा 8gm² अपॉन a²। अब देखो इधर है 2gm² अपॉन a², ऊपर है 6gm² अपॉन a², तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा कितना 4gm² अपॉन a²। इस दोनों को देखिएगा, इस डायरेक्शन में है 4gm² अपॉन a², ऊपर 8gm² अपॉन a², तो ऊपर हो जाएगा 4gm² अपॉन a²। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री टोटल, ये 360 है ना, स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा। एक फोर्स F हो, अगर एक फोर्स F हो और दूसरा फोर्स F हो, एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट होता है √2F। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ये बीच में इसका √2 टाइम्स हो जाएगा, तो √2 टाइम्स यानी ये 4 4 है तो 4
√2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द टाइडल वेव इन द सीज आर primarily due to the gravitational effect of the sun on the earth। अच्छा, सबसे पहले देखें कि अगर यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे इधर वाटर है, वाटर है, तो अर्थ से सबसे पास में जो प्लेनेट है वो मून होता है, जो जिसका मास मैक्सिमम होता है। ठीक है, अर्थ के सबसे पास में सबसे ज्यादा मास वाला प्लेनेट मून होता है। तो ये मून की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। तो मून की वजह से जो फोर्स लगेगा, इसी फोर्स की वजह से जो वेव क्रिएट होता है सी में, समुद्र में जो वेव क्रिएट होता है वो इसी की वजह से होता है कि ये मून इसकी अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर उठता है और जो आपको वेव की फॉर्म में दिखाई देता है। तो यहां पे बोला जा सकता है कि ग्रेविटेशनल, तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन ऑन द अर्थ। तो सन की वजह से नहीं होता है, सन की वजह से इसलिए नहीं होता है क्योंकि सन मून से 100 टाइम्स दूर होता है, सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, इस वजह से सन की वजह से नहीं होता है, सन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा और मून की वजह से फोर्स ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड because the mass of moon is very high and distance is less compared to sun। सन के कंपेयर में मून का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। ठीक है, और मून का मास भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसी वजह से जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू देखो बहुत कम होता है, आर बहुत कम होता है और ये एम बहुत ज्यादा होता है। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो ओवरऑल ऑप्शन सेकेंड, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ। ठीक है, मींस मून की वजह से जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है उसके वजह से ये वेव्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ a spaceship from earth to moon and back the maximum fuel is consumed। कि मतलब मैक्सिमम फ्यूल कब कंज्यूम होगा। यहां पे ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है और यहाँ पे इधर कहीं मून है। तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, जब कोई मास अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा तो अब इस पे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप चलाएगा। और जब अर्थ से हमें ले जाना होगा उस समय अर्थ इसे अपनी ओर खींचेगा, तो हमें वर्क करके इसको दूर ले जाना पड़ेगा। तो यहां पे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ए स्पेसशिप फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक, अर्थ से मून पे ले जाना है और बैक लाना है, तो मैक्सिमम फ्यूल किस में कंज्यूम होगा। फर्स्ट ऑप्शन, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन रिटर्न जर्नी, कि रिटर्न जर्नी में सेकेंड है अगेंस्ट ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी, एंड थर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ मून व्हाइल रीचिंग द मून, एंड थर्ड फोर्थ नन ऑफ दिस। तो जब इसे वापस आना होगा, ठीक है, जब इसे वापस आना होगा तब तो यहां से यहां तक फोर्स लगेगा ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक खुद चलाएगा। तो जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, ऑनवर्ड जर्नी ऊपर की ओर जब जाएगा ना, तो उस समय मैक्सिमम लगेगा। क्यों? उसका वजह देखिएगा। अर्थ पे जो फोर्स लगेगा ना, जब ये ऊपर की ओर जब जाएगा तो फोर्स लगेगा इस पे क्या, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और जब ये मून से आएगा, जब मून से वापस आएगा तो उस पे फोर्स लगेगा जी मास ऑफ मून एम अपॉन आर स्क्वायर। अर्थ का मास मून के मास से ज्यादा है, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से ज्यादा होता है, मींस अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगा। जब अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगा तो अर्थ के जब अगेंस्ट में जाएगा ना, तो फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम होगा। क्लियर है कि अगर अर्थ के अगेंस्ट में यहां से यहां जब जाएगा उस समय फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, और जब क्योंकि वापस आते समय यहां से तो वापस खुद आ जाएगा, अर्थ ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी। क्वेश्चन नंबर 10, एन अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिसअपियर। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ जो है, कोई भी सैटेलाइट अगर चारों तरफ घूम रहा है, कोई सैटेलाइट अगर चारों तरफ, ये अर्थ है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो अर्थ क्या करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने सेंटर की ओर लगाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन करता है। अर्थ अपनी सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसके वजह से ये सर्कुलर मोशन करता है। जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, सीधा ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, और जैसे ये फोर्स खत्म हो जाएगा तो ये टेंजेंशियल इसके टेंजेंट के अलोंग आगे बढ़ जाएगा। आप ऐसे सोचे ना कि एक स्टोन को अगर हम चारों तरफ एक रस्सी में बांध करके घुमाते हैं और ये रस्सी टूट जाएगा तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, सीधा जहां पे रहेगा वहां से टेंजेंशियली आगे बढ़ जाएगा। तो फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द ऑर्बिट विथ वेलोसिटी v। जिस वेलोसिटी से जा रहा था ना, उसी वेलोसिटी से ये टेंजेंशियली आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इसमें कि फॉलोइंग कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विथ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर में जब r ग्रेटर देन r हो, यानी कि आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए इसका रेडियस कैपिटल R है और पॉइंट ये है R। तो इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है gm अपॉन r स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और इनसाइड की बात करें, इनसाइड, तो इनसाइड में होता है, अगर ये डिस्टेंस r है
और रेडियस कैपिटल आर है, तो जीएम आर अपॉन आर क्यूब, यानी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये है इनसाइड, मतलब इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व, और आउटसाइड में इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हाइपरबोलिक कर्व। तो सबसे पहले आप देखें कि ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व है, यहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व है, नहीं होगा। अब है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4। अगर यहां की हम बात करें, अगर स्फीयर ऐसे रखा हुआ है और इस पॉइंट की बात करें, तो ये स्फीयर इस पॉइंट पे फोर्स अपनी ओर लगाएगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव एक्स की ओर है, ठीक है। इसी वजह से हम बोलेंगे कि जो इसमें है पॉजिटिव ऊपर की ओर, ये ग्राफ ऊपर की ओर है और ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला पार्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड में फोर्स इधर निगेटिव की ओर लगेगा। इसी वजह से हम बोलेंगे कि ऑप्शन 1 मोर करेक्ट। देखो इनसाइड में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन है ना, और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब स्ट्रेट लाइन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। बोल रहा है कि सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स इज, मार्स पे कितना है 4 है। A 60 kg passenger goes from Earth to Mars। एक 60 kg का आदमी है जो अर्थ से मार्स पे जा रहा है, in a spaceship moving with constant velocity, neglect all other object in the sky। Which part of figure best represent the वेट? वेट को कौन सा पार्ट अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, समझिए। तो यहां पे अर्थ है और यहां कहीं मून है। मान लो कि इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो है ये d है। जब इसका मास कैपिटल M और इसका मास m डैश मार्स का, ये अर्थ है, ये मार्स है। जब ये आदमी यहां पे था तो इस पे फोर्स क्या लग रहा, इसका वेट क्या होगा पहले समझिए। वेट क्या होगा mg मतलब जितना अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा, जितना अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये आदमी पहले अर्थ सरफेस पे था, धीरे धीरे मान लो कि इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट पे गया तो ये डिस्टेंस r हो गया। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस d है, टोटल d है, तो ये हो जाएगा d माइनस r, ये हो जाएगा d माइनस r। जब ये यहां पे गया तो अर्थ अपनी ओर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा अर्थ अपनी ओर? अर्थ अपनी ओर फोर्स लगाएगा g m, इसका मास m है स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, और ये मास अपनी ओर फोर्स लगाएगा कितना, g m डैश m अपॉन d माइनस r का होल स्क्वायर। देखो यहां से यहां का डिस्टेंस यही है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है,
और इसका 4 है, तो स्वाभाविक सा बात है कि हम लेते हैं कि ये अगर ज्यादा कि अर्थ ज्यादा अपनी ओर लगाएगा। तो नेट फोर्स अगर हमें देखना है तो क्या बोल सकते हैं, GMM अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा ये देखो, तो क्वेश्चन है कि अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है, अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, मास इसे अपनी ओर खींचेगा, तो इसके बीच में, अच्छा इससे ये पता चला ना कि देखो यहाँ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल से ये पता चला कि जो वेट का कर्व होगा वो हाइपरबोलिक होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो ए तो नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोलिक होगा, ये पता चला यहां से कि एफ नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हाइपरबोलिक कर्व होगा। अच्छा मास और अर्थ और मास के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए, कि अर्थ अपनी ओर की जितना फोर्स लगाए मास अपनी ओर भी उतना ही फोर्स लगाए। तो देखो, तो मतलब कि जहां पे नेट फोर्स 0 होगा वहां पे वेट क्या होगा, 0 होगा। तो एक ऑप्शन सी जो है यही ऐसा है जिसमें पॉइंट डी पे आकर के वेट 0 हो गया, फिर ऊपर बढ़ने लगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस डिपेंड्स, कि किस चीज पे डिपेंड करता है। तो स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, यानी रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा तो इससे पता चला कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो बोला वनली ऑन अर्थ स्ट्रक्चर, नहीं तो सिर्फ अर्थ स्ट्रक्चर पे नहीं करता है, वनली ऑन अर्थ रोटेशनल मोशन। हाँ तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर अर्थ में, अर्थ जो है ये रोटेट करता है, तो रोटेशन की वजह से भी जी का वैल्यू चेंज होता है। जी का वैल्यू किस किस चीज पे चेंज होता है, ऊपर जाने पे चेंज होता है, नीचे आने पे चेंज होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी चेंज होता है, अर्थ के शेप की वजह से चेंज होता है, इक्वेटर पे अलग होता है, पोल पे अलग होता है, रेडियस चेंज होता है इसी वजह से। तो दो चीज हम बोलेंगे, क्या क्या ऑप्शन है, एक तो अर्थ के स्ट्रक्चर पे और दूसरा रोटेशन पे, मींस ऑन द अबव बोथ, तो ऑप्शन सी। तो ये ध्यान रखना है कि स्मॉल जी का वैल्यू जो है ये अर्थ के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है और साथ ही में रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, रोटेशन की वजह से भी चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, the value of g reduces to half of its value at surface of earth at height h। यहां पे अर्थ है जिसका रेडियस r है, अर्थ के सरफेस से किसी h हाइट पे, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे g का वैल्यू जो है, हम GH लेते हैं, मतलब किसी हाइट पे हाफ हो जाता है G/2, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसे करें इसे कि किसी हाइट पे G कैसे निकालते हैं, जी इस हाइट पे अगर स्मॉल जी निकालना है तो GM अपॉन, यहां से ये हाइट है R और ये है H, तो GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, एक रिलेशन ये आया, और स्मॉल जी का वैल्यू होता है GM अपॉन R स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, या तो डिवाइड कीजिए, या दूसरा तरीका था कि GH की जगह पे आप क्या करें, हाइट पे G/2 हो जा रहा है तो यहाँ पे आप G/2 रख दें, ठीक है। तो
सबसे अच्छा किया आप GH के जगह पे G/2 रखते हैं। तो G/2 इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अच्छा, और स्मॉल g जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर, और ये GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। GM से GM कैंसिल, और इसे सॉल्व करें। तो इसे क्या हम लिख सकते हैं? √2 R² इक्वल टू R प्लस H का होल स्क्वायर। इस दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल कर ले, और H का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो H इक्वल टू हो जाएगा √2R माइनस R। अगर R कॉमन ले लेते हैं तो √2 माइनस 1 इंटू R, √2 माइनस 1 इंटू R, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। At some planet G is 1.96 meter per second square. If it is safe to jump from a height of 2 meter on the earth, then what should be corresponding safe height for jumping on that planet? क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहा है क्या कि पहले अर्थ की बात कर रहा है कि ऑन अर्थ, अर्थ पे ये जंप कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ पे जब ये जंप किया ना, तो नीचे से जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा, और जब ऊपर वेलोसिटी 0 होगा तो ऊपर से फिर नीचे आएगा, और नीचे जब ये अर्थ पे पहुंचेगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी अर्थ के लिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कितने हाइट तक अर्थ सरफेस पे कूदा? 2 मीटर। तो एस का वैल्यू है 2। तो यहां से हम लोग v निकाल सकते हैं क्या, कि जब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी क्या है? कैसे निकालेंगे? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहां से v इक्वल टू अंडररूट u² प्लस 2as। तो u² u 0 है तो 0, तो 2 a के जगह पे 2 और s के जगह, अच्छा a की जगह पे 9.8, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया, 4√9.8, ये v आ गया। अब प्लेनेट पे, तो प्लेनेट पे भी किसी हाइट से अगर जंप किया, प्लेनेट पे भी किसी हाइट से जंप किया तो उस पे भी u का वैल्यू क्या होगा? 0। जो वेलोसिटी देखिए, जब अर्थ पे कूदा ना, ये 2 मीटर से जब नीचे आया तो अर्थ सरफेस पे जो वेलोसिटी होना चाहिए, प्लेनेट पे भी वेलोसिटी वही रहना चाहिए, तब उसका जंप, तब उसके जंप को हम सेफ मानेंगे। अगर ज्यादा हाइट से कूदेगा ना तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मीन्स वो यहाँ पे कुछ डैमेज होने का खतरा है। मतलब वो सेफ जंप का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे है वही वेलोसिटी उस प्लेनेट पे भी हो। तो प्लेनेट पे u का वैल्यू 0 और v का वैल्यू कितना लेंगे? जो v अर्थ सरफेस पे है, तो 2√9.8, ठीक है। यहाँ पे s फाइंड करना है और a का वैल्यू गिवन है। तो चलिए, तो यहां से हम लोग v² निकालें। v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v की जगह पे वैल्यू रख लीजिए 2√9.8 का स्क्वायर, ठीक है। u 0 2 a की जगह पे
1.96। क्वेश्चन में गिवन है ए का वैल्यू 1.96 प्लेनेट पे, और एस की जगह पे एस। इसे सॉल्व कीजिए। एस इक्वल्स टू 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.96। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 मीटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पूछ रहा है कि इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग सडनली देन वैल्यू ऑफ जी एट द प्लेस अदर देन पोल। ठीक है, तो देखो आप जानते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो वेरिएशन है ना, वो होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अर्थ रोटेट होने की वजह से बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जी का वैल्यू कम होता है। जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो सर ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा। अर्थ के रोटेशन की वजह से जी कम हो जाता था, और अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर देगा तो जी इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन सी।